आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये एक बिल्कुल स्पेशल लेक्चर है जिसको मैंने अच्छी खासी रिसर्च करके तैयार करा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में मैंने देखा किसी बुक में बात नहीं करी गई है, कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं करता। अगर आपने किसी से भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो कि यार एक जो इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट थे, जैसे कि डायोड हो गया, सिंपल ही, बहुत ही सिंपल लेता हूं मैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो जो डायोड थी उसको हमने ऐसा क्या चेंज करा कि वो पावर डायोड में कन्वर्ट हो गई। मतलब इलेक्ट्रॉनिक से हमने एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ऐसे क्या क्या चेंजेस करे जिनसे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हो गए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, तो एक अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें जिसको हम लोग सिग्नल डायोड भी कहते हैं, तो एक सिग्नल डायोड की अगर हम रेटिंग को ध्यान से देखें तो यहाँ पर करंट रेटिंग लगभग लगभग मिली एम्पेयर्स में हमें देखने को मिलती है। और अगर हम वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं तो 100 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज पे काम करती है। यानी कि एक नॉर्मल सिग्नल डायोड अगर तुम मार्केट से खरीद के लाओगे तो वो मिली एम्पेयर और 5 से 10 या मतलब छोटे वोल्टेज पे काम करेगी। लेकिन ऐसा हमने क्या चेंज करा कि इसी डायोड में हमने जो मॉडिफिकेशन करे उसके बाद यही डायोड हमारी क्या हुआ, हाईएस्ट करंट रेटिंग, मतलब हाई करंट रेटिंग किलो एम्पेयर्स में काम करने लग गई और वोल्टेज रेटिंग एक्सीड होके किलो वोल्ट में चली गई। यानी कि वो डायोड जो नॉर्मली मिली एम्पेयर में काम करती थी, ऐसा हमने कौन कौन से चेंजेस कर दिए उसमें, ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करा कि वो अब किलो एम्पेयर तक के करंट को बर्दाश्त कर सकती थी। ठीक है। वहीं पर अगर हम छोटे से सिग्नल डायोड की बात करोगे ना, जरा सा करंट बढ़ेगा ये तुरंत ही डायोड उड़ जाती है। आपको पता ही होगा, देखा ही होगा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो इन चेंजेस के बारे में मैंने देखा किसी ने बात नहीं करी है, लेकिन हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। मैंने लेक्चर्स तैयार कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बिल्कुल खून में उतार दूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके। ठीक है। इस लेवल की आपको मैं डेप्थ नॉलेज दूंगा कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एक रिसर्च लेवल तक का आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। तो ये लेक्चर्स ना केवल बीटेक वाले के लिए, जेई वाले के लिए, एई वाले के लिए, बल्कि जो रिसर्चर्स हैं वो भी इस लेक्चर से फायदा ले सकते हैं। ठीक है। बाकी आप बताना कि जो लेक्चर्स अभी तक पावर इलेक्ट्रॉनिक के चल रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस जर्नी, मतलब एक सिग्नल डायोड की पावर डायोड बनने की जो जर्नी है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो देखेंगे कि साइंटिस्ट ने कौन कौन से चेंजेस करे। तो अगर मैं चेंजेस को कैटेगराइज करूं तो बेसिकली 4 मेजर चेंजेस किए जाते हैं। एरिया के अंदर चेंज करा जाता है, डोपिंग के अंदर, डिप्लीशन लेयर और हीट डिसिपेशन, इन 4 चीजों के ऊपर काम करा जाता है। तब जाके कहीं एक सिग्नल डायोड जो कि मिली एम्पेयर और छोटे से वोल्टेज के लिए बनी हुई सिग्नल डायोड कन्वर्ट हो पाती है, मॉडिफाई हो पाती है किलो एम्पेयर और किलो वोल्ट तक की पावर और वोल्टेज को झेलने के लायक। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिया। तो एक्चुअली अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं, एरिया में पावर्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो भी होती हैं उनके अंदर एरिया को हम लोग बहुत महत्व देते हैं, एरिया को बढ़ा दिया जाता है, एरिया को। सही है। अब कौन से एरिया, जंक्शन के एरिया को भी और कंडक्शन एरिया। मतलब अगर एक सिग्नल डायोड छोटी सी आती थी तो पावर डायोड को आप कभी भी अगर खरीदोगे तो इसके मुकाबले काफी बड़ा एरिया हमें देखने को मिलता है, एरिया बढ़ा दिया जाता है। अब एरिया बढ़ाने से क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे सबसे बड़ा चेंज आता है, करंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे मान के चलते हैं अगर मुझे इसके अंदर 100 एम्पेयर करंट फ्लो करवाना है तो 100 एम्पेयर करंट इतने से एरिया में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी की अगर फॉर्मूले की बात करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कितना करंट फ्लो करवा रहे हो डिवाइड बाई एरिया कितना है। ठीक है। तो अगर हम इस छोटे सिग्नल डायोड की बात करें, अगर इससे हम 100 एम्पेयर करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे तो एरिया के मुकाबले करंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे केस में ये सिग्नल डायोड आपकी डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर हम यही काम एक पावर डायोड में करते हैं जिसका हमने एरिया बढ़ा दिया, तो देखो हुआ क्या होगा। सबसे पहले इंजीनियर्स ने देखा होगा कि एक सिग्नल डायोड, मतलब इसको एक तरीके से आप ये देख के चलो, रिसर्च की जर्नी की तरह हम लोग देख के चलते हैं। तो सबसे पहले मान के चलते हैं हम लोग पहुंच जाते हैं 90s में, जब पावर डायोड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनी ही नहीं है। तो अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स बनाने हैं। मतलब उनको टास्क दिया गया है कि भैया एक पावर डायोड, एक नॉर्मल सिग्नल डायोड को कन्वर्ट करना है एक पावर डायोड में। ठीक है। तो अपने आप को एक ऐसा इंजीनियर, एक ऐसा साइंटिस्ट मान के फ्रेम करो। ठीक। अब देखो, जब रिसर्च स्टार्ट करी तो सबसे पहले हम लोगों ने, इंजीनियर्स जो साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यार जैसे ही हमने करंट फ्लो कराते हैं इसके अंदर मिली एम्पेयर में, तब तो करंट फ्लो कर जा रहा है, लेकिन जैसे ही मिली एम्पेयर को हम लोग एम्पेयर्स में ले जा रहे हैं तो ये डायोड खराब हो जा रही है। रीज़न क्या है कि भैया जैसे ही एम्पेयर में जाओगे तो एरिया बहुत छोटा है और छोटे एरिया की वजह से क्या हो रहा है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जैसे इतना हैवी करंट ये एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या करा कि भैया इस, अगर हमें इसी डायोड को पावर डायोड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो भैया इसका साइज बढ़ाओ। अगर तुम्हें किसी हॉल में
तो पहले 10 लोग निकल पाते, 10 लोग की कैपेसिटी थी उस हॉल की, अब तुम्हें उसी हॉल में 1000 लोग करने हैं, तो सबसे पहले आपको गेट का साइज बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मतलब मल्टीपल लोग आ जा सकें। एग्जिट गेट, एंट्रेंस गेट पे काम करना पड़ेगा, और वहाँ का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो जो हॉल है, एक बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई छोटा सा कमरा था जिसमें 10 लोग थे, अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसे 1000 लोगों के लिए बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा हॉल क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसके साथ करा, उन्होंने पावर डायोड में सबसे पहले एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, करंट डेंसिटी कम हो गई एकदम से। अब देखो करंट डेंसिटी कम होने से क्या हुआ, करंट डेंसिटी कम होने से ज़्यादा करंट, मतलब जो करंट नॉर्मल डायोड के अंदर फ्लो करती थी और हीट बन जाती थी, ह्यूज अमाउंट की हीट जनरेट होती थी, वही सेम करंट जब हमने एक बड़े एरिया वाले पावर डायोड में फ्लो करवाई, तो करंट डेंसिटी कम होने की वजह से हीट का जनरेशन भी कम हो गया। समझ में आ रही बात है? तो अलाउड डायोड टू कंडक्ट लार्ज करंट विदाउट ओवर हीटिंग। तो जहां एक नॉर्मल सिग्नल डायोड थोड़े ही करंट के अंदर हीटअप पड़ जा रही थी, वहीं एरिया बढ़ाने से क्या हुआ कि करंट डेंसिटी कम हो गई, जिससे कि एक पावर डायोड के अंदर हम ज्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं विदाउट ओवर हीटिंग। पहला मेजर एडवांटेज। दूसरी बात कर लेते हैं, हीट डिसिपेशन इंप्रूव हो गई। आपको पता ही है कि भाई हीट जो कोई भी बॉडी में से जो हीट डिसिपेट होती है, हीट का जो डिसिपेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, डायरेक्टली हमारे एरिया पर डिपेंड करती है। तो एरिया बढ़ने से क्या हो गया कि हीट का जो डिसिपेशन था वो भी इंप्रूव हो गया। अब हीट डिसिपेशन इंप्रूव होने से अगेन जो रिस्क था थर्मल रन अवे, मतलब थर्मल फेलियर, मतलब हीट की वजह से किसी डिवाइस के डैमेज होने का, वो काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरा जो बहुत बड़ा चेंज आया जब हमने जैसे उसका एरिया बढ़ाया, लार्ज एरिया कैन हैंडल वाइडर डिप्लीशन लेयर। मतलब अगर हमारे पास एक छोटी सिग्नल डायोड है तो उसके अंदर केवल इतना ही एरिया होता है डिप्लीशन लेयर को अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। डिप्लीशन लेयर आगे चल के मैं इसको बताऊंगा आपको। डिप्लीशन लेयर ही वो मेन कह सकते हो मेन कंपोनेंट था या मेन फीचर था जिसने एक सिग्नल डायोड को पावर डायोड बनने में मदद करी। आगे चल के मैं बताऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस लेक्चर में। तो जो आपकी डिप्लीशन लेयर की हम बात करते हैं, तो अगर हम लोग जैसी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल डायोड की, जैसी नॉर्मल डायोड को मैं रिवर्स बाइस करूंगा, इसकी डिप्लीशन लेयर फैलना स्टार्ट करेगी। अब क्योंकि नॉर्मल डायोड जो होती है, सिग्नल डायोड बहुत छोटी होती हैं, तो बहुत ही कम एरिया होता है डिप्लीशन लेयर के लिए। तो जैसे ही डिप्लीशन लेयर फैलना शुरू करती, जगह नहीं बचती और एवलांच ब्रेकडाउन होकर मामला खत्म हो जाता है। तो डिप्लीशन लेयर को एक्सपेंड होने के लिए एरिया मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही साइंटिस्ट ने पावर डायोड के लिए एरिया बढ़ाया, तो डिप्लीशन लेयर को भी फैलने का मौका मिल गया। और जैसे ही डिप्लीशन लेयर को फैलने का मौका मिला, तो रिवर्स बाइसिंग के दौरान जो हमारी डिवाइस थी वो विद स्टैंड कर पाई, यानी कि कह सकते हो बर्दाश्त कर पाई हाइयर रिवर्स वोल्टेज कंपेयर टू द सिग्नल डायोड। तो जो सिग्नल डायोड 5 वोल्ट या 10 वोल्ट के लिए जो बनी थी, जैसे ही हमने उनका वोल्टेज हम ले जा रहे थे 500 वोल्ट, जैसे ही हमने 500 वोल्ट अप्लाई करा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होती थी। देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम 500 वोल्ट अप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल डायोड की अगर आप बात करते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, तो वोल्टेज में तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिवर्स वोल्टेज की, जब रिवर्स साइकिल आएगी ना, तो रिवर्स साइकिल में जो ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ब्रेकडाउन वोल्टेज तो लिमिटेड ही होगा, है ना, जिसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, तो वो तो बहुत ही कम होता है। तो नॉर्मल सिग्नल डायोड के अंदर जैसी रिवर्स बाइसिंग की जाती है, तो वहां पर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर एक्सपेंड होना स्टार्ट होती है। अब अगर डिप्लीशन लेयर को जगह नहीं मिलेगी एक्सपेंड होने की, तो इट विल कोलैप्स, और कोलैप्स होते ही तुम्हारी जो डिवाइस होगी वो डैमेज हो जाएगी। तो जो साइंटिस्ट ने एरिया बढ़ाया, जो पहला स्टेप उन्होंने लिया, उससे डिप्लीशन लेयर को एक्सपेंड होने की भी जगह मिल गई, और वाइडर डिप्लीशन लेयर की मदद से हम लोगों ने जो वोल्टेज था उसकी रेटिंग भी एक तरीके से डिवाइस की ऑटोमेटिकली बढ़ गई। यानी कि अब जो सिग्नल डायोड पहले 10 वोल्ट बर्दाश्त कर पा रही थी, अब वो 1000 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकती है। उसकी डिप्लीशन लेयर को बहुत अच्छी खासी जगह मिलती है अपने आप को एक्सपेंशन करने की, ठीक है। बाकी मैं आपको और इसके बारे में डिप्लीशन लेयर अभी अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज आया वो था जंक्शन एरिया बढ़ गया। जंक्शन एरिया बढ़ने से क्या हुआ, जंक्शन एरिया अगर हम नॉर्मल सिग्नल डायोड की बात करते हैं तो छोटी डायोड छोटा जंक्शन एरिया, ऐसे केस में क्या होगा, जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा, जो जिसे हम कहते हैं ना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं कि जब हम लोग इसको पॉजिटिव देंगे डायोड को और इसको नेगेटिव देंगे तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड बाइस। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करती है, इस करंट फ्लो करने में जो ये पीएन जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात है? आपको पता होगा इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि नॉर्मल डायोड में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो जो ये डायोड रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसी को हम लोग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। अब क्या होता है, जब हम लोग एरिया अगर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो जंक्शन एरिया बढ़ने से क्या हुआ, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी काफी हद तक कम हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम हो गया
तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब करंट फॉरवर्ड बाइसिंग करने पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो भी कम हो गया। इससे क्या हुआ, पावर एप्लीकेशन में एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। क्योंकि एक बात समझो, जो भी रेजिस्टेंस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि जब डिवाइस हमारी कंडक्ट कर रही है, अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज ज़्यादा होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेज ज़्यादा होंगे तो पावर की जो एफिशिएंसी है वो पुअर हो जाएगी। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। बिकॉज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों चूज़ कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक इसीलिए तो आप ला रहे हो ना इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस की जगह कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बेटर हो सके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस से बेटर एफिशिएंसी मिल सके। तो उसके लिए मिनिमम से मिनिमम लॉसेस होने चाहिए। तो जंक्शन एरिया का बढ़ना इसके ऊपर काम करता है। तो जो हमने पहला स्टेप लिया साइंटिस्ट ने कि भाई हॉल का स्पेस बढ़ा दिया, उससे ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई। दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप लिया वो था डोपिंग का। हैवी डोपिंग के ऊपर हम चले गए। अब जरा डोपिंग को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। डोपिंग 3 तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है हैवी डोपिंग, नॉर्मल डोपिंग और लाइट डोपिंग, ठीक है। लाइट डोपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं एन माइनस, जैसे एन ले लिया मैंने, आप इसको पी भी ले सकते हो, इसको पी माइनस भी कह सकते हो। मैंने एन से समझाने की कोशिश करी है। जैसे पी टाइप होता है, एन टाइप होता है ना, वही। तो कभी भी अगर लाइट डोपिंग करी है तो हो गया एन माइनस, नॉर्मल लेवल पे डोपिंग करी है तो एन, और हैवीली डोप करा है उसको कहते हैं एन पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हैवीली डोपिंग की, हैवीली डोपिंग का मतलब होता है कि हाई डोपेंट कंसंट्रेशन है, ठीक है। मीडियम, नॉर्मल डोपिंग का मतलब मीडियम डोपेंट कंसंट्रेशन, डोपेंट की जो कंसंट्रेशन है या डोपेंट एटम्स की जो कंसंट्रेशन है वो मीडियम है। एंड देन लाइट डोपिंग पे क्या होता है, बहुत ही मिनिमम डोपेंट कंसंट्रेशन। अब डोपेंट क्या होता है सर, बार बार आप यूज कर रहे हो। तो डोपेंट बेसिकली इंप्योरिटीज को ही हम लोग कहते हैं, यानी कि वो इंप्योरिटीज जैसे पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज के जो एटम्स होते हैं ना, उन्हीं की बात की जा रही है। तो हाई डोपेंट का मतलब हाई इंप्योरिटीज ऐड करी जाती हैं। तो डोपेंट बेसिकली इंप्योरिटीज को कहते हैं। डोपेंट एटम्स भी कई जगह लिखा होता है। डोपेंट एटम्स का मतलब इंप्योरिटीज एटम की बात हो रही है। इंप्योरिटीज जो हम लोग ऐड करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, ताकि उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो इसको हम कहते हैं, उन पर्टिकुलर एटम्स को कहते हैं डोपेंट। जैसे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हो गई, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी हो गई। तो हैवीली डोपिंग का मतलब क्या हुआ, हैवीली डोप का मतलब हो गया कि जिनके अंदर इंप्योरिटीज भारी मात्रा में मिलाई गई हैं। नॉर्मल डोपिंग का मतलब मीडियम लेवल में मिलावट की गई, और लाइट डोपिंग का मतलब बिल्कुल ना के बराबर हमने मिलावट की है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जैसे एन टाइप डोपेंट की अगर हम बात करें, एन टाइप डोपेंट मतलब ऐसा कोई भी एटम जिसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये यूज करे जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए। और कौन से ऐसे एटम्स होते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज वाले एटम्स होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से पी टाइप डोपेंट, पी टाइप डोपेंट मतलब ऐसे एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, ऐसी इंप्योरिटी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस तरीके से समझ सकते हैं। ये यूज करे जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, जैसे ट्राइवैलेंट एटम्स हो गए, बोरॉन एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देख लेते हैं क्या क्या असर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये, पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहीं पर समझ में आ जाएगी आपको, जो स्ट्रक्चर है। तो असर देखते हैं, डोपिंग लेवल और उसका इफेक्ट क्या होता है। तो अगर तुमने डोपिंग कम करी है, कम मिलावट करी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो कंडक्टिविटी है, जो सेमीकंडक्टर को अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल सेमीकंडक्टर की, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, आपने याद होगा सेमीकंडक्टर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। देखो ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर कर रहा हूँ, इसमें कोशिश करूंगा मैं कि आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कॉन्सेप्ट में कवर करता चलूँ। हालांकि फिर भी ये उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जिसे मतलब कहते हैं ना कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। तो एक बार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है साथ में रखे रहना। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बट कुछ चीज़ें जो है वो आपको वहाँ से रिवाइज करते रहना उसको, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा है कि जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। प्योर का मतलब हो गया कि इनके अंदर फ्री जो मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है लगभग बराबर रहती है, और ये जो होते हैं कुछ खास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो नहीं करते, जैसे कि प्योर सिलिकॉन हो गया, है ना, या प्योर जर्मेनियम हो गया। दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिनके अंदर कोई मिलावट नहीं की जाती। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं ये हमारे बहुत काम के होते नहीं है, बिकॉज ये कुछ खास रोल प्ले नहीं करते, कंडक्टिविटी भी पुअर होती है, तो इनका इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। तो जैसे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, जिसे हम डोपेंट कह रहे हैं, वो मिलाने के बाद क्या होता है, अगर हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, मतलब सिलिकॉन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके अंदर एक ऐसा हमने एटम ऐड करा है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करवा रहे हैं, जिसके अंदर पेंटावैलेंट मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इस डोपेंट के
जो डोपेंट एन टाइप डोपेंट हैं इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स और सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे कोवेलेंट, और ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है दिस विल एक्ट एज अ फ्री कैरियर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमें बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं। ट्राइवेलेंट में क्या है, सिलिकॉन है, 4 उसके एटम है, और जो हम डोपेंट ला रहे हैं पी टाइप डोपेंट उसके अंदर 3 ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके। अब ये क्या होंगे, ये 4 इन 3 के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक होल बचा रह जाएगा। समझ में आ रही बात है, ये 4 हैं ये 3 है, तो 3 तो बॉन्ड बना लिए, एक जगह खाली रह गई, तो ये जो खाली जगह रह गई इट विल एक्ट एज अ होल। तो यहाँ पर हमने होल क्रिएट कर दिया। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जब ऐड करते हैं तो इस तरीके से होल्स मतलब पी टाइप बन जाता है सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर होल्स की भरमार होती है। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है, जहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। सही है। तो ये इस तरीके से हम लोग जनरेट करते हैं। इन सबको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी कि जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हो ये सबके सब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। सही है। इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है कंपेयर टू द इंट्रिंसिक। ये तो बहुत बेसिक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं डोपिंग लेवल की, तो अगर लाइट लेवल की डोपिंग करी है तो भाई साहब ये बहुत ही कम कंडक्टिविटी शो करेंगे, बिल्कुल क्लोज टू द इंट्रिंसिक मान लो। तो कहीं पर इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लाइट लेवल की डोपिंग को, N माइनस या P माइनस। तो ये जो माइनस प्लस है ये आपने जब आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होगे तो वहां पर हम केवल P टाइप को जानते हैं और N टाइप को जानते हैं। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इन डोपिंग के साथ खूब खेला जाता है, बिकॉज इसकी वजह से डिप्लीशन लेयर, इसकी वजह से रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उसके ऊपर काम किया जाता है। आगे सीख जाओगे तुम, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिखा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सीख जाओगे, आगे वाले समय में बताऊंगा। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो N माइनस और P माइनस या N प्लस P प्लस जो है, इसी से हम पूरा खेल खेलेंगे। इसी से हम एक नॉर्मल डायोड को एक पावर डायोड में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रही बात है, कि लड़के को बिल्कुल जेंटलमैन बना देंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, समझ में हो रही है। तो बेसिक मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा था, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, इसकी सबसे खास बात क्या होती है, जो इसकी पॉजिटिव बात है। नेगेटिव बात तो तुमने पढ़ ली, पॉजिटिव बात क्या है, वाइडर डिप्लीशन लेयर। और यही मैंने अभी आपको ऊपर हिंट दिया था कि वाइडर डिप्लीशन लेयर ही आगे चल के गेम चेंज करेगा। वाइडर डिप्लीशन लेयर इसकी बेस्ट क्वालिटी होती है, इसको ध्यान रखना, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए N माइनस का रोल हो रहा है। मैं डिस्कशन ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हम यूज करेंगे N माइनस को, लाइटली डोप्ड कंडक्टर को, क्योंकि हमें चाहिए होगा वाइडर डिप्लीशन लेयर। दूसरी अगर हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल वाले की, तो मॉडरेट कंडक्टिविटी और मॉडरेट ही डिप्लीशन लेयर मिलेगी। देन आते हैं हमारे पास हैविली। इनका इस्तेमाल बहुत ही नेग्लिजिबल हम लोग करेंगे, मतलब इनका इस्तेमाल करेंगे बट ये नॉर्मल है, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है हैविली डोप्ड। फिर हैविली डोप्ड में क्या होता है, वेरी हाई कंडक्टिविटी मिलती है लेकिन बहुत ही थिन डिप्लीशन लेयर मिलती है, डिप्लीशन लेयर बहुत पतली मिलेगी। तो इसका एडवांटेज क्या है हैविली डोप्ड का, कंडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो गई। कंडक्टिविटी इंप्रूव होने से क्या हुआ कि भैया जब तुम फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे तो ना के बराबर लॉसेस देखने को मिलेंगे। जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप ऑफ नहीं होगा, लेकिन डिप्लीशन लेयर बहुत पतली होगी। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये दोनों एक तरीके से एक्सट्रीम पे आते हैं देखा जाए तो। ठीक है, कि मतलब एक ये एक्सट्रीम है और दूसरा ये एक्सट्रीम है। तो अगर हमें एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए जिसके अंदर अगर हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई डिवाइस ले रहे हो सेमीकंडक्टर और तुम चाहते हो कि यार कंडक्टिविटी बहुत हाई हो, तो हैविली डोप्ड लोगे। अगर तुम चाहते हो कि कंडक्टिविटी से हम काम चला लेंगे बट हमें चाहिए डिप्लीशन लेयर हमारी ज़्यादा बने, डिप्लीशन लेयर बनने के लिए स्पेस ज़्यादा हो, ब्रेक डाउन ना हो जाए, तो वो हम लेंगे लाइटली डोप्ड। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन बने तो हम क्या करेंगे, हम लाइटली डोप्ड भी लेंगे और हैविली डोप्ड भी, यानी कि N माइनस और N प्लस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। एंड डेट इज द गेम चेंजिंग, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जो हम लोग यूज करते हैं IGBT, मॉसफेट, SCR, इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट करने के लिए डेट इज दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम चैनल की कंडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो पावर सेमीकंडक्टर्स को हैविली डोप्ड किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डेट इज दी ऑल अबाउट डोपिंग। तो अभी तक ये हुआ कि हम लोगों ने क्या करा कि जो पहले हमने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा हमने कहा कि अगर नॉर्मल सिग्नल डायोड है तो वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट बढ़ाएंगे क्योंकि उसका एरिया बहुत छोटा है। तो एरिया बढ़ाने से हमने उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी, रेजिस्टेंस कम कर दिया, बचा कुचा जो कंडक्टिविटी बढ़ानी थी वो हमने हैविली डोपिंग करके बढ़ा दी। यानी कि अभी जो 2 स्टेप हमने लिए उसमें अल्टीमेटली हम लोगों ने कंडक्टिविटी बढ़ाई गई है ना, और कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया है, बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल करने के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों ने करी वो थी डिप्लीशन लेयर की विड्थ के ऊपर हमारे साइंटिस्ट ने काम करा। अब देखो बड़ा मज़ेदार चीज़ देखो, अगर हम लोग डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है, देखो एक बात ध्यान से समझना
कि जो डिप्लीशन लेयर की जो विथ होती है, मतलब जैसे P है N है, इनके बीच में बनती है डिप्लीशन लेयर। अभी मैं समझा दूंगा आने वाले समय में, ये भी बताऊंगा कैसे डिप्लीशन लेयर बनती है, सब कुछ आपको विजुलाइज करवा दूंगा मैं लेक्चर्स में। तो जो डिप्लीशन लेयर हमारी बनती है पी और एन जंक्शन पे, ये डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होती है उसी को हम कहते हैं विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर। WD से मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कोई और किताब में किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट किया होगा, है ना। तो ये जो डिप्लीशन लेयर की विथ है, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो विथ है ये डायरेक्टली इंपैक्ट करती है हमारे ब्रेक डाउन वोल्टेज को, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज और डिप्लीशन लेयर, इनका बहुत बड़ा आपस में रिलेशन है। दूसरा, साइंटिस्ट ने देखा कि जो विथ है डिप्लीशन लेयर की और डोपिंग कंसंट्रेशन है, ये भी आपस में जुड़ी हुई है। अभी हमने पीछे देखा कि भाई अगर डोपिंग को बढ़ाते जाओगे तो डिप्लीशन लेयर हमारी कम होती चली जाएगी। क्यों होगी बताऊंगा आगे, चिंता मत करो, सब सीखोगे। तो भैया यानी कि बड़ा एक तरीके का एक लव ट्रायंगल बन गया, है ना, कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम किसी और को चाहते हो, तो वैसे ही कुछ है यहाँ पर। यानी कि डोपिंग की कंसंट्रेशन, डिप्लीशन लेयर की विथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये तीनों के तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये आपस में इनका रिलेशन पता लगाना बहुत जरूरी है, तो उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग डोपिंग और विथ के ऊपर काम कर लेते हैं डिप्लीशन लेयर की। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सा, साइंटिस्ट ने देखा कि जितनी ज्यादा डोपिंग करोगे, डोपिंग की कंसेंट्रेशन यानी कि इंप्योरिटीज जितनी ज्यादा ऐड करोगे, डोपिंग का मतलब हो गया इंप्योरिटी ऐड करना, डोपिंग बढ़ाओगे उससे क्या होगा, इंप्योरिटी हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इंप्योरिटी ज्यादा अगर बढ़ा रहे हो तो कैरियर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। ऐसे केस में क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर होगी वो बहुत ही छोटी बनेगी। तो डोपिंग बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर की जो विथ है WD वो रिड्यूस होती चली जाएगी, यानी कि P+N+ मतलब हैवली डोप्ड, बहुत ही छोटी सी डिप्लीशन लेयर। PN मॉडरेट डोप्ड, ठीक ठाक मॉडरेट डिप्लीशन लेयर। P-N- मतलब बिल्कुल लाइटली डोप्ड, क्लोज टू इंट्रिंसिक, मतलब क्लोज टू, हम लोग इंट्रिंसिक की करीब चले गए हैं जो प्योर वाले थे, बहुत बड़ी डिप्लीशन लेयर। समझ में आ रही बात है। तो जितनी छोटी कम डोपिंग करोगे, जितनी कम मिलावट करोगे, उतनी ज्यादा डिप्लीशन लेयर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, सबसे बड़ी डिप्लीशन लेयर देखने को मिलेगी लाइटली डोप्ड में, सबसे छोटी डिप्लीशन लेयर देखने को मिलेगी हैवी डोप्ड में। और जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डोपिंग डिक्रीज करते जाओगे, सॉरी, जैसे जैसे डोपिंग को कम करते जाओगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और इसका अगर मैथमेटिकली फॉर्मूले की बात करें तो मैथमेटिकल फॉर्मूला वैसे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो सिंप्लीफिकेशन में जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है अंडर रूट में 1 अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन। समझ में आ रही बात है। तो डिप्लीशन लेयर की जो विथ होगी वो 1 अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ से ही देख सकते हो, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो डिप्लीशन विथ कम होती जाएगी, डोपिंग बढ़ाई विथ ऑफ द डिप्लीशन कम होगी। समझ में आ रही बात है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो मैंने आपको चीज बताई ये है मैथमेटिकल और जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा। बट अगर हम बात करते हैं कि डिप्लीशन लेयर बनती कैसे है, डिप्लीशन लेयर होती क्या है, सबसे पहली क्वेश्चन जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। दूसरी बात, डिप्लीशन लेयर बनती कैसे है भाई, कैसे फॉर्म होती है। तीसरी बात, डोपिंग की वजह से, डोपिंग इंप्योरिटी ऐड करने से डिप्लीशन लेयर कम कैसे हो जा रही है, जैसे हम हैवली डोप्ड कर रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर डाउन कैसे हो जा रही है। इसका आंसर मैंने आपको इस तरीके से फिगर में पूरी मैंने ये आपके सामने बनाया हुआ है, और इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इन सारे विजुअल डायग्राम से कि किस तरीके से जो हमने डोपिंग का कंसंट्रेशन बढ़ाया उससे डिप्लीशन लेयर पतली होती चली गई। इन सब के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कैसे डिप्लीशन लेयर बनती है इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसका जो कलर्ड PDF नोट्स है ये मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, सुपर प्राइम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूथ पब्लिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज कवर कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ जो मैंने लेक्चर सीरीज में नहीं लिए हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, मेजरमेंट मैंने लेक्चर सीरीज में नहीं पढ़ा है लेकिन वहाँ पे कवर करा है। SGPV दोनों जगह मैंने कवर करा है ना। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये सारे टॉपिक मैंने वहाँ पर कवर करे हैं। इनके अंदर मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चंस करवाए हैं, ऐसा नहीं कि केवल MCQ सॉल्व करवा दी। एक बार जाके जरूर देखना, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें मैंने साथ साथ क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, जिसे कहते हैं क्वेश्चन के थ्रू लर्निंग, वो मैंने यहाँ पर करवाई है। जाके देखें। बाकी आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। एकदम वेब सीरीज की तरह मैं इसे तैयार कर रहा हूँ, जैसे क्लाइमैक्स होता है ना वैसे ही तैयार कर रहा हूँ मैं। और बिल्कुल बड़े लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, और बिल्कुल विजुलाइज करवा दूंगा, कभी कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।